Hello everyone, welcome to the online classes. Today we are going to study another topic and it is vaccination and immunization. So students, today we will start another topic of the chapter and the name of the topic is immunity. ठीक है? There are number of natural defense mechanism that prevent the entry of any pathogen in the body. हमारी जो बॉडी है इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म होती है जिससे यह अपनी बॉडी को अलग अलग पैथोजन की एंट्री से बचाती है. ठीक है. फर्स्ट इज नेसल हेयर प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स और डस्ट इनसाइड द नोज. जैसे कि नाक में जो बाल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जर्म्स और बैक्टीरियाज, डस्ट, इन सब की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. वी स्नीज एज अ पैथोजन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द हेयर. जब हम छींकते हैं तो पैथोजन जो होता है वो जो हमारे नाक में जो बाल होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है और फिर वो बाहर चला जाता है. ठीक है. तो ये सब जो है हमारी बॉडी अपने आप को बिल्डअप करती है जिससे वो नेचुरली अपने आप को प्रिवेंट कर सके. ठीक है. द स्किन हैज़ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी. जो आपकी स्किन है उसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है जो पैथोजन की एंट्री को ब्लॉक करती है. ठीक है. आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरली. हमारे स्टमक में बैक्टीरिया को मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो जो हम खाना खाते हैं, सपोज उसमें कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई कुछ भी है, तो उसको मारने के लिए हमारे बॉडी में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो कि सबसे खतरनाक एसिड है. ओके. इट किल्स द पैथोजन व्हेन दे मैनेज टू एंटर इन द बॉडी. जब वो बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको खत्म कर देती है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग हैव इम्यून सिस्टम दैट हेल्प इन फाइटिंग द डिजीजेज. ह्यूमन बीइंग के पास इम्यून सिस्टम है जो कि हेल्प करता है उनको डिजीजेज से फाइट करने में और पैथोजन से फाइट करने में. ठीक है. When our body get infected by any pathogen, it produces disease fighting protein called the antibody. सपोज हमको कोई बीमारी ने अटैक किया तो वो वायरस था, वो बैक्टीरिया था, उसने हमारे ऊपर अटैक किया. हमारी बॉडी ने अपने आप के बचाव के लिए जो रिस्पॉन्स तैयार किया, जो अस्त्र शस्त्र तैयार किया, दैट इज एंटीबॉडी. सपोज आपको कोई मारने आ रहा है. ठीक है. आप हैं, आपको कोई एक झापड़ मारने आए तो आप अपने गाल को थोड़ा सा तिरछा करते हैं या आप हाथ लगा लेते हैं अपने गाल पे, है ना, कि आपको कोई मारने आया, आपके गाल पे सीधा मत मारे, आपके हाथ पे लगे वो. ठीक है. तो आप क्या करते हैं, जब आपको कोई मारने आता है तो आप अपना हाथ लगा ले रहे हैं. ठीक है. तो वैसे ही आपकी बॉडी है, जब बैक्टीरियाज आते हैं मारने के लिए तो हमारी बॉडी अपनी सुरक्षा सिस्टम को एक्टिव कर लेती है और तब फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडीज़ का. ठीक है. तो एंटीबॉडीज़ लड़ने के काम आती हैं उस दैट पर्टिकुलर एंटीजन से. ठीक है. सो व्हेन आवर बॉडी गेट्स इन्फेक्टेड बाय एनी पैथोजन इट प्रोड्यूसेस डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स कॉल्ड द एंटीबॉडीज़. ये प्रोड्यूस करती है डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स को जिसका नाम है एंटीबॉडीज़ दैट डिस्ट्रॉय द इनवेडिंग पैथोजन, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है, जो इनवेडिंग पैथोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड प्रिवेंट्स द डिजीज, और हमें बचाता है उस डिजीज से. ठीक है. देयरफॉर द एंटीबॉडीज दैट डिस्ट्रॉय द इनवेडिंग पैथोजन एंड प्रिवेंट द डिजीज. देयरफॉर इम्यूनिटी इज द पावर और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट डिजीज और डिजीज कॉजिंग पैथोजन. यानी कि जो इम्यूनिटी है वो एक पावर है बॉडी की, एक एबिलिटी है बॉडी की जिससे वो डिफरेंट एंटीजन, डिफरेंट डिजीजेस से लड़ सकता है. ठीक है. नाउ वी हैव इम्यूनिटी इज द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय आवर बॉडी अगेंस्ट एनी पैथोजन. इम्यूनिटी क्या है? एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी खुद से डेवलप करती है उस पैथोजन से लड़ने के लिए. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी अपने आप को तैयार करती है उस बीमारी से लड़ने के लिए, उसको बोला जाता है इम्यूनाइजेशन. ठीक है. इम्यूनिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड एक्वायर्ड. इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है एक्वायर्ड. ठीक है. नेचुरल इम्यूनिटी इज द पावर दैट आवर बॉडी डेवलप्स नेचुरली और इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स.
नेचुरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ हमें मिलती है। लाइक हमारे पिताजी को सपोज उनके अंदर जो इम्यूनिटी थी, उनके अंदर सपोज किसी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता थी वो हमारे अंदर भी होगी। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल इम्यूनिटी की कंडीशन है, वो जेनेटिकली मिलती है। ठीक है, ये नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो हमें नेचुरली मिलती है, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी अलग अलग बीमारियों के रिस्पॉन्स में बनाती है। ठीक है, लाइक एक बार स्मॉल पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, मीजल्स हुआ, अगर इंसान को एक बार हो जाता है तो फिर दोबारा ज़िंदगी में नहीं होता। मतलब क्या कंडीशन होती है यहाँ पर जो कंडीशन होती है दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यही होता है कि जो व्यक्ति है उसको अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गया है तो दोबारा उसकी बॉडी अपने आप को इतना मेंटेन कर लेती है कि उसको इम्यूनिटी जनरेट कर लेती है, एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेती है अपने अंदर, जिससे उसको दोबारा फिर से वो चिकन पॉक्स की बीमारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस मीन दैट वंस अ पर्सन हैज़ सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ दीज डिजीजेज, मैंने बताया कि अगर कभी भी एक बार उसको वो बीमारी हो गई तो दोबारा नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर एक इम्यूनिटी उस बीमारी से लड़ने की हो गई है। ठीक है, नाउ वी हैव वैक्सीन। वैक्सीन्स आर द सस्पेंशन और ऑफ किल्ड और इनएक्टिव डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स दैट आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। वैक्सीन मतलब सिंपली आपको मैं बताऊं क्या होता है। देखो, जहर को जहर काटता है, बोलते हैं ना कि जहर को जहर काटता है, लोहा को लोहा काटता है, हीरा को हीरा काटता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही हाल है। सपोज आपको कोई बीमारी होने वाली है या होगी, अगर फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, तो क्या किया जाता है कि जो बीमारी है लाइक पोलियो है, पोलियो की ड्रॉप आपको पिलाई जाती है बचपन में। तो क्या होता है पोलियो की ड्रॉप में? सिंपली पोलियो के जो वायरस हैं उन पे थोड़ा सा काम करके उनको न्यूट्रिएंट मीडियम में रख के और उनको डिफरेंट मीडियम में रख के उनको इनएक्टिव किया जाता है। ठीक है, इनएक्टिव किया जाता है और आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है वैक्सीन के थ्रू, जिससे अगर कभी भी आपको पोलियो अटैक आए या पोलियो आपको पकड़ने वाला है तो नया जो पोलियो वायरस आपकी बॉडी में आ रहा है, आपके बॉडी में जो पहले से पोलियो वायरस है, दोनों एक दूसरे से भिड़ जाएं और दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर दें। समझ रहे हो मेरी बात ना? मतलब जहर को जहर काटने वाली कंडीशन बन जाती है। तो वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारियां हैं, उनके जो कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनको इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं, जिससे आगे चल करके वो बीमारी अगर आपको पकड़ती है तो आपकी बॉडी पहले से तैयार रहेगी उससे लड़ने के लिए। ठीक है, वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द वीकेंड पैथोजन। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें वीकेंड जो पैथोजेंस होते हैं उनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे वो रेजिस्टेंस जनरेट कर देते हैं आपकी बॉडी में उन बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन टू स्मॉल पॉक्स प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स डिजीज। स्मॉल पॉक्स की अगर वैक्सीन आपके बॉडी में एक बार डाल दी गई है, इंसर्ट करा दी गई है, तो दोबारा आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। पोलियो ड्रॉप प्रिवेंट पोलियो। पोलियो ड्रॉप जो है आपको पिलाया जाता है जिससे आपको दोबारा से पोलियो ना हो। ठीक है, वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन और ओरली। वैक्सीन को इंजेक्शन या बाय टैबलेट्स जो मुंह में खाए जाते हैं, दोनों चीज़ों से दिया जा सकता है। There are some vaccines that need to be repeated after a period of time as it does not provide lifelong immunity. कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिनको समय समय पर रिपीटेडली दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। उनकी इम्यूनिटी साल 2 साल में ख़त्म हो जाती है, तो फिर से आपको वो वैक्सीन लेना होगा, फिर से साल 2 साल में उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। अब जैसे कोल्ड एंड कफ का है, ठीक है, आपको बीमार कोल्ड हुआ, छींक में आ रही है, जुकाम हुआ, आपने 1-2 टैबलेट दवा खाई, 2-3 महीने 4 महीने वो ठीक रहेगा, फिर से हो जाएगा, तो मतलब उसकी इम्यूनिटी की लाइफ कितनी है? 2-3-4 महीने की है। ठीक है, तो उसी तरह से होता है। देयर आर सम वैक्सीन दैट नीड टू बी repeated after a period of time as it does not provide lifelong immunity. These vaccines are called booster doses. इनको बोला जाता है booster doses, जिनको
सेवरल पीरियड ऑफ टाइम के बाद दिया जाता है एंड नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड एट अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम, और उनको समय समय पर देना आवश्यक होता है। व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड in the body, it trigger or stimulate the immune system to produce antibodies against a disease causing pathogen। जब बॉडी के अंदर वैक्सीन डाली जाती है तो बॉडी को वो क्या करता है, वो बॉडी में जा कर के बॉडी के सेल्स को एक्टिव करता है कि दैट पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने की क्षमता को बनाओ। ठीक है। सर एडवर्ड जेनर ये सबसे पहले इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को बनाया था। ठीक है। ही कॉइन्ड द टर्म वैक्सीन डिराइव, इन्होंने ही जो वैक्सीन का नाम है दैट इज टर्म वैक्सीन है, उसका नाम इन्होंने ही बनाया था, जो कि लैटिन वर्ड वाका मीनिंग काउ, गाय, वाका मीन्स होता है गाय, वहाँ से इन्होंने ये वर्ड उठाया था और उन्होंने वैक्सीन नाम दिया। ठीक है। एडवर्ड जेनर फाउंड दैट मिल्क मेड, एडवर्ड जेनर ने देखा कि मिल्क मेड मीन्स होता है ग्वाला। ठीक है। हु हैड सफर फ्रॉम काउ पॉक्स वंस, उन्होंने देखा एडवर्ड जेनर ने कि एक दूध वाला था, ग्वाला था, जिसको काउ पॉक्स था, एक बार काउ पॉक्स उसको हुआ, नेवर गॉट द डिजीज अगेन। उन्होंने एडवर्ड जेनर ने देखा कि एक मिल्क मेड है जो ग्वाला है, उसको एक बार काउ पॉक्स हुआ था, तो उसको जब एक बार काउ पॉक्स हुआ उसके बाद भी तो वो गायों का काम कर रहा था, दूध बेच रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन उसको वो बीमारी दोबारा हुई ही नहीं। तो वहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ही इनोकुलेटेड 8-year-old बॉय नेम फिप्स विद काउ पॉक्स एंड फाउंड दैट ही गॉट इम्यून टू स्मॉल पॉक्स दैट वाज अ कॉमन डेडली डिजीज एमंग चिल्ड्रेन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये इसको ऑब्जर्व किया और एक 8 साल के बच्चे के अंदर काउ पॉक्स की वो जो जर्म्स थे उसको इंसर्ट करा दिया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो मिल्क मेड को ऑब्जर्व किया, ग्वाले को ऑब्जर्व किया कि उसको एक बार काउ पॉक्स हुआ था, लेकिन दोबारा फिर कभी उसको काउ पॉक्स नहीं हुआ। तो उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा है फिप्स जिसका नाम था, उन 8 साल का बच्चा, उसके अंदर उन्होंने काउ पॉक्स का वायरस एंटर करा दिया, उसको इंजेक्शन से दे दिया। फिर उन्होंने देखा कि उस बच्चे की बॉडी जो है वो इम्यूनिटी ग्रेन कर ली है स्मॉल पॉक्स डिजीज से लड़ने के लिए, जो कि डेडली डिजीज थी बच्चों के अंदर जो सबसे डेडली डिजीज थी उससे उसको बचाया। मतलब वो जो फिप्स बच्चा था 8 साल का, उसके अंदर इन्होंने काउ पॉक्स का वायरस डाल दिया और देखा कि बाकी बच्चों को तो स्मॉल पॉक्स हुआ लेकिन इसको नहीं हुआ। ठीक है। टू सब्सटेंटिएट हिज क्लेम ही इवन इनोकुलेटेड हिज ओन 11-month ओल्ड सन। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जब उन्होंने 8 साल के बच्चे पे इसको देखा तो देखा कि उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, बाकी वहाँ के बच्चों को सबको स्मॉल पॉक्स हो जा रहा है जो कि डेडली डिजीज़ थी। इन्होंने क्या किया, उनका 11 महीने का बच्चा था, उसको भी उन्होंने वो काउ पॉक्स की इंजेक्शन दे दी। ठीक है। आगे कह रहा है ऑफन पीपल कंसीडर दैट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज द सेम थिंग। लोग सोचते हैं कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन सेम चीज़ होती है, लेकिन होती है दोनों डिफरेंट। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारी बॉडी जो है नेचुरली डेवलप कर रही है अपने आप को किसी बीमारी से लड़ने के लिए, तो दैट इज इम्यूनाइजेशन। लेकिन वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम बाहर से इंजेक्शन से कोई दवाई, कुछ एंटीजन हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं और उसके वजह से हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। मतलब बाहर से जब भी कोई भी इंजेक्शन दिया जा रहा है और उसके बाद बीमारी से लड़ने की क्षमता बन रही है तो उसको बोलेंगे वैक्सीनेशन। लेकिन अगर नेचुरली आपके अंदर किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता है तो उसको बोला जाता है इम्यूनाइजेशन। ठीक है। नाउ वी हैव एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस। एंटीबायोटिक्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है दैट आर यूज टू किल स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। जैसे कि जब आपका हाथ पैर कहीं कट जाए तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसलिए आप लगाते हैं एंटीबायोटिक क्रीम्स। ऐसे ही आपकी उंगली में सपोज रिंग वर्म हो गया है, दाद वाली
बीमारी हो गई है तो आप वहाँ पे क्या लगाते हैं, एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं, जिससे आपकी दाद जो होती है वो ठीक हो जाती है, रिंगवॉर्म आपका ठीक हो जाता है। तो वो क्या होता है, दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसको प्रिपेयर किया गया है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से। ठीक है, इट कैन बी यूज टू क्योर अ नंबर ऑफ डिजीजेस। ये यूज होता है नंबर ऑफ डिजीजेस को सही करने के लिए, सच एज स्कारलेट फीवर, स्किन इन्फेक्शन एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन डिजीजेस में भी और फीवर्स में भी। ओके, नाउ वी हैव एडिक्टिव सब्सटेंस। एडिक्टिव सब्सटेंस, एडिक्शन, एडिक्शन मीन्स होता है लत लगना। ठीक है, तो कुछ एडिक्टिव सब्सटेंसेज हैं, उनको हम देखेंगे। सब्सटेंसेज सच एज अल्कोहल एंड ड्रग अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ एडवर्सली। अल्कोहल हुआ, ड्रग हुआ, ये हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। दे ऑल्सो कॉल्ड एडिक्टिव सब्सटेंस। इनको कहा जाता है एडिक्टिव सब्सटेंस, जिसकी एडिक्शन हो जाए, जिसका लत लग जाए। ठीक है, सम एडिक्टिव सब्सटेंसेज आर डिस्कस्ड हियर। कुछ एडिक्टिव सब्सटेंस है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी दीज डेज। अल्कोहल का कंजम्पशन इस समय हमारी सोसाइटी में बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। एडिक्शन टू अल्कोहल कॉजेज अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जो अल्कोहल का एडिक्शन है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। इट कॉजेज पैल्पिटेशन और रैपिड बीटिंग ऑफ हार्ट। ये क्या करता है, जो हमारी दिल की धड़कन है उसको तेज कर देता है। इट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ में ये रुकावट पैदा करता है। एंड हाइंडर्स द एबिलिटी टू थिंक एंड जज। और सोचने समझने की क्षमता को भी डाउन करता है। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो लीड्स टू मैनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड हाइपरटेंशन। ये बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल की बीमारी और हाइपरटेंशन को जन्म देता है। इट यूजुअली कॉजेज द पर्सन टू बिहेव एग्रेसिवली। इंसान को बहुत ही जल्दी गुस्सा दिलाने वाला कंडीशन बन जाती है कि मतलब कुछ भी कह दो वो भड़कने लगता है, भड़क जाता है इंसान। इट अफेक्ट्स द लिवर एंड कॉज लिवर सिरोसिस। ये लिवर को अफेक्ट करता है और लिवर सिरोसिस बीमारी कॉज करता है। इट कॉजेज डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सॉरी। क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है अगर उस बीच फीमेल्स अल्कोहल ले रही हैं तो जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है डिफॉर्मेशन होने लगता है, मतलब इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ें होने लगती हैं उसमें। इट में इवन लीड टू मिसकैरेज। और ये कभी कभी मिसकैरेज भी, बच्चा खराब हो जाता है, मर जाता है, ऐसी भी कंडीशन कर सकता है। ठीक है, नाउ वी हैव टोबैको एडिक्शन। टोबैको कंजम्पशन इज अनदर कॉमन प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में टोबैको यानी कि सुर्ती जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टोबैको कंटेन अ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड निकोटीन। टोबैको में एक हार्मफुल सब्सटेंस है दैट इज निकोटीन पाया जाता है। टोबैको इज प्रेजेंट इन मैनी सब्सटेंसेस सच एज सिगरेट, पान एंड बीडीज। ये सिगरेट, पान एंड बीडीज में पाया जाता है। प्रोलॉन्ग कंजम्पशन ऑफ टोबैको में कॉज कैंसर। जब ज़्यादा दिन तक आप टोबैको का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैंसर भी होने का खतरा होता है। च्यूइंग टोबैको कॉजेज ओरल कैंसर। टोबैको को चबा के खाने से भी कैंसर हो जाता है, कैंसर होने की शिकायत होती है। एंड स्मोकिंग टोबैको कॉजेज लंग कैंसर। और टोबैको को स्मोक करने से, लाइक बीड़ी सिगरेट जो होता है, अगर उसको आप ले रहे हैं तो उसके वजह से लंग कैंसर होने की बीमारी का खतरा रहता है। ठीक है, टोबैको में कॉज हार्ट डिजीज टू। टोबैको क्या करता है, हार्ट में डिजीजेस को भी कॉज करता है। इट में कॉज कफ एंड इरिटेशन। ये कफ और इरिटेशन भी कॉज करता है। ठीक है, नाउ अनदर टॉपिक इज फर्स्ट एड। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जब किसी भी इंसान को अचानक से चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको जो सबसे पहले उसका उपचार किया जाता है दैट इज फर्स्ट एड। ओके, फर्स्ट एड कैन बी गिवन इन केस ऑफ सम माइनर इमरजेंसी। फर्स्ट एड
कभी कभी जो माइनर इमरजेंसीज होती हैं, लाइक किसी की सांस फूल रही हो या और भी दिक्कत हो, उसको अचानक से चोट लग गई हो, ऐसी भी कंडीशन में दिया जाता है फर्स्ट एड, ठीक है। जैसे बर्न हो गया हो, कट गया हो, फायर फ्रैक्चर हो गया हो, तो ये सब में फर्स्ट एड दिया जाता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट एड दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ सम एक्सीडेंट। तो सबसे पहले कुछ एक्सीडेंट्स हैं जिनमें फर्स्ट एड क्या क्या दिया जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। अगर कहीं कट हो गया, कट्स एंड वाउंड, तब क्या करेंगे? इन केस ऑफ कट्स वाउंड फॉलोज द स्टेप्स गिवन बिलो। जब कभी कट जाए या छिला जाए कहीं भी, आपका हाथ पैर आप गिर गए, आपको चोट लग गई है, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? क्लीन द बाउंडेड एरिया विथ क्लीन रनिंग वाटर। सबसे पहले जो चोट वाला एरिया है उसको क्लीन रनिंग वाटर, जो टैप के पानी से उसको 5 मिनट तक धोइए, ठीक है, जिससे कि धूल मिट्टी जो उस पर जमी है वो हट जाए। यूज़ स्टेरलाइज गॉज और कॉटन। जो कॉटन है उसको स्टेरलाइज यानी कि स्पिरिट या जो आपका सैनिटाइज़र वगैरह होता है, इसमें आप उसको पहले डुबा करिए, उसके बाद उससे पोंछ के आप उसको सही साफ़ करिए। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन को यूज़ करिए, उस पर लगाइए एंड क्लीन द वाउंड और कट टू रिमूव द जर्म्स। आपको क्या करना है? एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है और उस पर पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे जर्म्स जो है वो रिमूव हो जाए। एज द ब्लड फ्लोज स्टॉप्स कवर द हर्ट एरिया विथ अ बैंडेज। जैसे ही ब्लड जो है, ब्लड का बहाव रुक रहा है, तैसे ही आप तुरंत उस पर बैंडेज लगा दीजिए, ठीक है। इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। आप उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाइए, ठीक है। अगर जल जा रहा है, बर्न्स हो रहा है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बर्न्स। यहाँ पे 3 तरह के बर्न होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री का जो बर्न है ये मतलब नॉर्मली है, जिसमें सुपरफिशियल बर्न एज दे आर नॉट वेरी पेनफुल। जैसे कभी आप रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाते बनाते आपका हाथ जल गया, तो क्या होता है? वो फर्स्ट डिग्री का बर्न है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है और वो अपने आप से ही ठीक हो जाता है। ऐसा जब केस होता है तो आपको क्या करना है? जहाँ पे आपका सपोज आपकी उंगली जल गई रोटी सेकते टाइम, तो आपको उंगली को ठंडे पानी में रखना है, ठीक है, या आइस पैक लगा दीजिए, या जो टूथपेस्ट होता है उसको भी आप लगा दीजिए, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है सेकेंड डिग्री का बर्न, ठीक है। ये फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा पेनफुल होता है। इट इंजर्स द लेयर ऑफ द स्किन। ये जो हमारी स्किन की लेयर होती है उसको भी डैमेज कर देता है। जैसे कभी प्रेस से जलना कोई, तब देखना कि आपकी जो ऊपर की स्किन होती है वो पूरी ब्राउन हो जाती है, या कभी आप आग सेकते टाइम जल जाएं, तो वो भी कंडीशन जो होती है, तो उसमें भी सेकेंड डिग्री का वो होता है जलना, जिसमें स्किन की लेयर जो होती है उसमें इंजरी हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो स्किन है उसके नीचे की टिश्यूज में भी थोड़ा सा जलन हो जाती है। इन सच केसेस एज सुन एज द पार्ट ऑफ द बॉडी इज बर्न, जैसे ही बॉडी का जो पार्ट है उसमें मतलब जल गया है, जो उसमें सबसे पहले अगर आपको दिखने लगे कि उस पर मतलब रेड कलर का स्किन हो रहा है या जैसा भी दिख रहा है थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है? उसको छूना नहीं है, उसको पंक्चर नहीं करना है। जैसे झलका निकल जाता है, कभी जलता है हाथ पैर तो झलके निकल आते हैं, तो कभी भी उस झलके को फोड़ना नहीं होता है। अगर उसका पानी, झलके पे अगर पानी है उसके अंदर और वो आपके हाथ पे इधर उधर भी फैल गया, तो वहाँ भी इंजरी हो सकती है, वहाँ भी फैल सकता है वो जला हुआ, ठीक है। तो उसको फोड़ना नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है जले हुए एरिया में भी। जहाँ जला है वहाँ पे जला हुआ पानी जो झलका निकला है वहाँ तो वो है, तो वो उसके लिए प्रिवेंट कर रहा है, उसको लगातार ठंडा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो कहीं और फैलेगा तो वहाँ भी दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। तो उसको फोड़ना नहीं होता है। इन केस द ब्लिस्टर आर पंक्चर्ड, अगर आपने उस झलके को फोड़ दिया, टू प्रिवेंट द बाउंड फ्रॉम एनी फर्दर इन्फेक्शन मस्ट बी कवर्ड विथ क्लीन एंड स्टेरलाइज। हाँ, अगर गलती से झलका फूट भी गया है, तो सबसे पहले उसको आपको बैंडेज यानी कि पट्टी वगैरह लगा करके उसको
पैक करना होता है, जिससे जो अदर वायरसेस जो बैक्टीरियाज एटमॉस्फेयर में है उनके कांटेक्ट में वो एरिया ना आए। अगर उनके कांटेक्ट में वो एरिया आ गया तो फिर और बढ़ सकता है ये जला हुआ एरिया, ठीक है, या जल्दी ठीक नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहले आप उसको पट्टी से ढक दीजिए, उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, ठीक है। इसके बाद आता है 3rd डिग्री का बर्न, ठीक है। 3rd डिग्री का बर्न जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, स्किन तो जलती ही है, अंदर के टिश्यूज भी जल जाती हैं, इवन इंटरनल जब इंसान को इस तरह की वो उसका जलता है तो उसको इंटरनली भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे खतरनाक वाला है, ये स्किन के लेयर्स को बैडली इफेक्ट करता है। इट रिजल्ट इन वाइट और ब्लैक एंड चार्ड स्किन। कभी कभी आपने किसी को देखा होगा, उनके हाथ पैर जिसके जले हुए होते हैं उनकी स्किन ही पूरी ख़राब हो जाती है, नॉर्मल स्किन आपके जैसी नहीं होती, तो उनकी स्किन और टिश्यू जो लेयर्स है वो बैडली अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। In case of such burn, cover the burnt area immediately with sterilized gauze and take the patient। हाँ, क्या करना है, जैसे अगर ऐसा कोई इंसान है जो ज़्यादा बुरी तरीके से जल गया है, उसको तुरंत बर्नट एरिया को कवर करना है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। अगर पहला हमने देखा था कि कट्स एंड वाउंड की कंडीशन, दूसरा बर्न की कंडीशन, अब तीसरी है जो कंडीशन दैट इज ब्लीडिंग। इन केस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम नोज और एनी अदर पार्ट, अगर नाक या और कहीं से आपकी ब्लड निकल रहा है, वॉश द ब्लीडिंग पार्ट विथ क्लीन वाटर। सबसे पहले आपको जो ब्लीडिंग एरिया है उसको पानी से धुलना होगा, साफ पानी से। रेज द लेवल ऑफ बॉडी पार्ट टू स्टॉप द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। सबसे पहले आपको हाथ को, जैसे आपके हाथ में लगी है चोट तो आपको हाथ को ऊपर उठाना होगा, जिससे जो ब्लड का डाउनवर्ड फ्लो है वो थोड़ा सा रुके। जैसे कि देखो यहाँ पे फिगर में दिया गया है कि जब भी हाथ कटे तो हाथ को उठा लेना है इस तरह से, क्योंकि आपका हार्ट यहाँ है, अगर आपका हाथ इधर है तो आप अगर हाथ को ऐसे उठा लेंगे तो उसको फोर्स लगेगा इधर जाने में, है ना, फोर्स लगेगा तो थोड़ा सा ब्लड इस एरिया में कम पहुँचेगा या धीरे पहुँचेगा, तो इसलिए ये किया जाता है। हाथ को ऊपर कर लेना है ऐसे कंडीशन में। पुट प्रेशर विथ योर हैंड ऑन द एरिया दैट इज ब्लीडिंग। जहाँ पे ब्लड निकल रहा है उसको थोड़ा सा हाथ, दूसरे वाले हाथ से उसको दबाना है जिससे खून निकलना बंद हो जाए। अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, उसके बाद आपको एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना है और वाउंड को कवर करना है बैंडेज से, ठीक है। इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है, मेक द पेशेंट सिट स्ट्रेट ऑन अ चेयर। उस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको सीधी कुर्सी पर आपको बैठाना होगा। कीपिंग हिज और हर हेड हेल्ड बैक, आपको उसका और मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन को पहले कुर्सी पे सीधा बैठाना है, फिर उसका सिर जो है उसको पीछे के साइड थोड़ा सा डाउन करना है, ठीक है, पीछे के साइड थोड़ा सा डाउन करना है। और आइस पैक, नोज के ऊपर आपको आइस का पैक या बर्फ आपको रखना होगा जिससे ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ वेट हैंकरचिप, आप गीले रुमाल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आइस पैक अगर अवेलेबल नहीं है। अगर फ्रैक्चर है तब क्या करना है, ठीक है। फ्रैक्चर कैन ओनली बी डिटेक्टेड थ्रू एन एक्सरे। फ्रैक्चर क्या होता है, वो एक्सरे में देखा जा सकता है, नॉर्मली नहीं दिखता है, ठीक है। इन केस देयर इज स्वेलिंग, अगर कभी भी आपके हाथ पैर में चोट लग गई है और वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है और असहनीय दर्द हो रहा है, मतलब आप सह नहीं सकते इतना दर्द हो रहा है, इन दैट कंडीशन व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू द डॉक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना है। ये फ्रैक्चर भी हो सकता है या ब्रेकेज, हड्डी का टूटना भी हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, लेट द पर्सन सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली। इंसान को सबसे पहले एकदम नॉर्मल हालत में उसको बैठा देना है जिससे वो एकदम कंफर्टेबल थोड़ा सा उसको फील हो। द इंजर्ड बॉडी पार्ट शुड नॉट बी मूव्ड एज इट मे लीड टू फर्दर डैमेज टू द टिश्यू। इंजर्ड पार्ट जो है, जहाँ पे चोट लगी, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, उसको ज़्यादा टच नहीं करना, उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, जिससे नहीं तो जो डैमेज्ड एरिया, जो फ्रैक्चर्ड एरिया है, वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कत आप समझ रहे हैं कि मतलब जो टिश्यू है उसमें और डैमेज हो जाएगा, पहले से टूटा ही है और डैमेज कर देंगे आप।
तो उसको हिलाना डुलाना नहीं है। इन केस द हैंड इज इंजर्ड, अगर हाथ इंजर्ड है तो आपको यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं स्लिंग के जैसा, इस तरह से आपको बांध देना है जिससे उस इंसान को थोड़ा सा मतलब आराम फील हो। या तो आप दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं, इस तरह से उसका हाथ आप बांध सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप उसका हाथ बांध देते कार्डबोर्ड के बीच तो भी उसको थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक। अ स्लिंग कैन ऑल्सो बी यूज, ये स्लिंग था और वो स्प्लिंट, दोनों कंडीशन आप कर सकते हैं जिससे दोनों को आराम मिले। उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं जहाँ पे उसका एक्सरे होगा और एक्सरे होने के बाद जैसा भी होगा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट इन द आई, आँख में अगर प्रॉब्लम है तो आईज आर वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आईज क्या है, हमारे बॉडी की सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स हैं। इन केस समथिंग फॉल्स इन आवर आईज मस्ट टेक फर्स्ट एड इमीडिएटली, अगर आँख में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले फर्स्ट एड तुरंत देना चाहिए। इफ़ समथिंग फॉल्स इन आईज, अगर आँख में कुछ गिर गया है, वॉश देम इमीडिएटली विथ क्लीन वाटर, आपको सबसे पहले आँखों को धुलना होगा साफ पानी से, ठीक है। इफ़ द प्रॉब्लम और इरिटेशन परसिस्ट, अगर इरिटेशन है या और दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो आपको सम आई ड्रॉप उसमें डालने होंगे एंड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, आपको उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, ठीक है। अब आया अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश होने की बीमारी, ठीक है। इन केस अ पर्सन बिकम अनकॉन्शियस, अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया है तब आप क्या करेंगे। इन केस ऑफ पर्सन बिकम अनकॉन्शियस मेक अ विक्टिम लाई डाउन इन द कंफर्टेबल प्लेस, जो बीमार इंसान है अगर वो बेहोश हो रहा है तो उसको आप एकदम कंफर्टेबल एरिया में आप उसको सुला देंगे। लूजन द क्लॉथ, कपड़ों को ढीला करेंगे एंड रिमूव एसेसरीज, और जो चश्मे, हाथ में घड़ी वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके एसेसरीज उसकी, उसको आप हटा देंगे, ठीक है। बेल्ट हटा देंगे, शूज़ हटा देंगे, सारी चीज़ें जिससे उसको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। कपड़ों को थोड़ा सा ढीला कर देंगे। आगे डू नॉट क्राउड अराउंड द पेशेंट, और जो पेशेंट है उसके अगल बगल भीड़ बिल्कुल भी नहीं लगानी है। एंड लेट द एयर कम इन, और उसको एकदम खुला खुला माहौल देना है जिससे वो अच्छे से ब्रीदिंग कर पाए, ठीक है। स्प्रिंकल सम वाटर, उसके मुंह पे थोड़ा सा पानी छिड़कना है ऑन हिज और हर फेस एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ये जब मुंह पे आप पानी डालिए, थोड़ा वो कॉन्शियस हो जाए जब, तो फिर उसको डॉक्टर को बुलाइए और उसको दिखाइए, ठीक। स्वेलोइंग पॉइजन, जब कभी कोई इंसान जहर खा लिया हो तब क्या करना है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ पॉइजन लेट द पर्सन वॉमिट आउट द पॉइजन बाय ड्रिंकिंग साल्ट वाटर टिल ही शी वॉमिट। क्या करना है आपको, अगर किसी ने एक्सीडेंटली जहर खा लिया है, आपको लगातार उसको नमक पानी में पिलाना है जब तक वो खुद से उल्टी ना कर दे, ठीक है, वॉमिटिंग ना कर दे, तब तक आपको उसको नमक पानी वगैरह पिलाना होगा। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और डॉक्टर के पास तुरंत आपको उस पेशेंट को ले जाना होगा। नाउ एनिमल बाइट, अगर जानवर काट लिया है तो एनिमल सच एज डॉग एंड कैट में बाइट एंड कॉज अ डेडली डिजीज कॉल्ड रेबीज। जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये काट लेते हैं तो ये रेबीज जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। अगर ऐसा कभी होता है कि कोई कुत्ता काट लिया, कोई बिल्ली आपको काट ली है, तो आप क्या करेंगे। वॉश द बिटेन एरिया विथ क्लीन रनिंग वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। जहाँ उस जानवर ने काटा, बंदर काट लेता है कई लोगों को, तो जहाँ पे उस जानवर ने काटा है वहाँ उस चीज़ को, उस एरिया को आप 10 मिनट तक धुलिए, ठीक है। क्लीन द एरिया यूजिंग सोप, उसके बाद सोप या सैनिटाइज़र वगैरह से भी आप उसको धुल लीजिए। यूज़ एन एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करिए एंड स्टेरिलाइज गॉज टू रिमूव द रेसिडुअल और डर्ट लेफ्ट इन द वाउंड। और आपको क्या करना है, कॉटन को आपको स्टेरिलाइज करना, उसको स्पिरिट में या सैनिटाइज़र वगैरह में उसको डिप करके जो वाउंड वाला एरिया है उसको अच्छे से पोंछना है जिससे जो डर्ट वगैरह है वो निकल जाए, ठीक है। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले जाइए उसको एंड गेट हिम और हर वैक्सीनेटेड, और फिर उसका जो 8-10 सुई, 6 सुई, 5 सुई जो लगती है उसका वैक्सीनेशन करवाइए जिससे उसको रेबीज़ वगैरह ना हो, ठीक है।
स्नेक बाइट कैन बी वेरी डेंजरस। जो सांप काटता है ये बहुत डेंजरस हो सकता है, ये कभी कभी इंसान की मृत्यु को भी जन्म देता है। ठीक है, तो करना क्या है, क्लीन द बिटेन एरिया विथ रनिंग वाटर। अगर सांप कभी काट लिया है तो काटा हुआ एरिया को रनिंग वाटर से धुलना है और बाउंडेड एरिया को रखना है थोड़ा सा आग वाले एरिया में, मतलब आग दिखाना है, जलती हुई आग के सामने उसको दिखाना होगा जिससे थोड़ा सा उसको राहत मिले। ठीक है, टाई द एरिया अबव द बाइट टाइटली। अगर जहाँ पे सांप काटा है उसके ऊपर के एरिया को खूब तेज रस्सी से, दुपट्टे से, कागज, किसी भी चीज़ से आपको इतनी तेज़ी से बांध देना है जिससे ब्लड का फ्लो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाए। ठीक है, फिर जिससे मतलब ब्लड का फ्लो भी वहाँ पे रुक जाए, जिससे जो जहर है वो पूरी बॉडी में ना फैल पाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टॉर्निक्विट, मतलब जो रस्सी बांधते हैं जिससे जहर पूरे बॉडी में ना फैले उसको बोलते हैं टॉर्निक्विट। नाउ स्टिंग्स ऑफ एनिमल रिलीज। स्टिंग मीन्स होता है काटना, जैसे काटना नहीं, छेदना, जैसे मधुमक्खी छेद देती है, हड्डा छेद देता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो स्टिंग ऑफ एनिमल रिलीजेज एसिड इन स्किन दैट कॉजेज इरिटेशन एंड इचिंग। स्टिंग जो है एनिमल की, ये एसिड रिलीज करती है और स्किन में इरिटेशन एंड इचिंग कॉज करती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करना है, वॉश द एरिया विथ सोप एंड क्लीन वाटर। आपको वॉश करना है उस एरिया को सोप और क्लीन वाटर से। ठीक, इन केस द स्टिंग इज विजिबल, अगर स्टिंग आपको दिख रहा है, जहाँ पे हड्डा ने मारा है वो आपको दिख रहा है, रिमूव इट यूजिंग स्टरलाइज ट्वीजर और बाय स्क्रैपिंग। जहाँ पे हड्डा छेदा है तो वो अपना स्टिंग जो होता है, अपनी जो दांत होता है उसको वहाँ पे छोड़ देता है, तो उसको अगर हो सके तो चिमटी वगैरह से आप उसको निकाल लीजिए। ठीक है, अप्लाई अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, वहाँ पे बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन अप्लाई करिए। ठीक है, कभी कभी टूथपेस्ट भी यूज़ करते हैं लोग, मिट्टी का तेल भी यूज़ करते हैं, तो आपको बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन वहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मधुमक्खी ने मारा है या चींटी ने काटा है तो मतलब बेकिंग सोडा क्या करता है, ऐसी काटने वाली चीज़ों को, जगहों को वो स्टेरलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, इन केस ऑफ स्टिंग ऑफ बाइट ऑफ वैस्प, अगर वैस्प टिड्डे ने काटा है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अप्लाई ए स्टेराइल कॉटन स्वैप डिप्ड इन विनेगर। सिरके में डुबाया हुआ रुई या नींबू, आपको नींबू का जूस आपको वहाँ पे लगा देना है, उससे आपको आराम मिलेगा। ठीक है, अगर टिड्डे ने काटा है। Now here is glossary, then after we will have exercises of the chapter. Okay, so we have completed this chapter today. That's all for today, guys. I will share the homework for you. So that's all for today. Thank you everyone.